उसके कमरे में हर जगह इंसानी बाल पड़े हुए थे। पूरे कमरे में कोई एक जगह भी ऐसी नहीं थी जहां बाल ना हो। कमरे का पूरा फर्श, दीवारें सब काले स्याह बालों से ढकी हुई थी। वो अभी चिल्लाने में ही मसरूफ थी कि जब फर्श पर पड़े हुए बालों में हरकत हुई और देखते ही देखते उन्होंने एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है काले जादू की खौफनाक दुनिया एपिसोड नंबर 8। अल्लाह को छोड़कर किसी इंसान से मांगना शिर्क में शामिल होता है। आप ना चाहते हुए भी इस गुनाह में शरीक हो चुकी हैं। बेशक आपके इरादे गलत नहीं थे, लेकिन आपके ज़रिए उसने बहुत से ऐसे काम अंजाम दिए हैं जिसके बारे में आपको इल्म ही नहीं है। अब आप घर जाएं, अल्लाह से तौबा करें, कलमे पढ़ें और सूरह फलक और सूरह नास का कसरत से जिक्र करें और ये बात जहन में रखें कि गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन अगर सच्चे दिल से तौबा की जाए वो माफ़ कर देता है। बेशक वो बहुत मेहरबान है। इस्माइल साहब ने ठहर ठहर कर धीमे लहजे में उसे समझा रहे थे। अरीशा बेहसो हरकत उन्हें सुन रही थी। ये ले चाय, हानिया लाउंज में दाखिल हुई। शुक्रिया, इस्माइल साहब मुस्कुराए। हानिया ने चाय की ट्रे मेज पर रखी और ईशा के साथ सोफे पर बैठ गई। कुछ देर हानिया के साथ बातें करने के बाद अरीशा वापस घर आ गई। उसका सर फट रहा था ये सोच सोच कर कि कैसे उसके जरिए हुरिया की हंसती खेलती जिंदगी में जहर घोल दिया गया था। हुरिया बिल्कुल उसकी बहनों की तरह थी और अब उसकी हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो खुद को समझने लगी थी। ऐ मेरे अल्लाह, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दे। मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो काला इल्म करती है। मैं जानती हूं कि मेरी गलती थी, मुझे तुझसे राब्ता करना चाहिए था, ना कि किसी और से। जाने अनजाने में मुझसे बड़ी गलती हो गई। या अल्लाह, बेशक तू रहम करने वाला है। या अल्लाह, मुझ पर भी रहम कर। मैं जानती हूं कि इस दौरान मैंने सबका दिल दुखाया है। सबसे ज्यादा दानिश का मैंने बहुत गलत किया। हुरिया मेरी वजह से तकलीफ में है। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब और कैसे मैं इतने खौफनाक खेल का हिस्सा बन गई। मैं अपनी तमाम तर गलतियों का तेरे सामने एतराफ़ करती हूँ। तू मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। बस तू मुझे माफ़ कर दे, मेरी मदद कर मेरे अल्लाह, कि मैं हुरिया को उन घनौनी साजिशों से निकाल सकूं। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मगरिब की नमाज के बाद अरीशा अल्लाह की बारगाह अक़दस में बैठी उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, और बेशक उसे मनाना बड़ा ही आसान है। आंखों से सच्ची तौबा निकलने 2 आंसू ही उसे मनाने के लिए काफ़ी होते हैं। बेशक वो मेहरबान है, वही है जो दिलों को सुकून बख्शता है। अरीशा उस मौलवी के घर गई थी और उसने उसे सब कुछ बता दिया है। वो सर को खम दिए उसके सामने बैठा हुआ था और उसकी पुर इसरार आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अरीशा, उसने गुस्से से दांत पीसे। अच्छा नहीं किया तुमने अरीशा, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम जानती नहीं हो कि तुमने किसको ललकारा है। वो नखुवत से बोली। तुम जानते हो ना कि अब तुम्हें क्या करना है। उसने तिरछी नजरों से उसे देखा। जवाबन वो सर को असबात में हिलाता हुआ हवा में तहलील हो गया। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? हाशिम कमरे में आया तो हुरिया सर पकड़े बेड पर पैर फैलाए बैठी हुई थी। हाँ, बस अचानक सर में बहुत दर्द हो रहा है। हुरिया की आवाज से उसकी तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता था। मेडिसिन ली? वो फिक्रमंद लहजे में बोली। हाँ ली, फर्क नहीं पड़ा। हुरिया ने आंखें मूंद ली। हाशिम उसके बराबर में आकर बैठ गया और उसका सर दबाने लगा। हुरिया ने अपने माथे पर उसका लमस महसूस किया तो फौरन आंखें खोल दी। हाशिम, मैं ठीक हूं, आप आराम करें, थक गए होंगे।
हुरिया ने उसका हाथ हटाना चाहा। उसने उसकी कोशिश को नाकाम बनाते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। हुरिया ने खामोशी से आंखें मूंद ली। हाशिम ने एक नजर हुरिया के चेहरे पर डाली जो जर्द पड़ा हुआ था। मन ही मन में वो ये इरादा कर चुका था कि वो निगत के दिए पते पर कल जरूर जाएगा। अरीशा अपने कमरे में अपने बचपन की तस्वीरों का एल्बम लिए बैठी हुई थी और उन सुनहरे दिनों को याद कर रही थी जब सब कुछ ठीक था। आई एम सॉरी दानिश। अरीशा की नजर एक तस्वीर पर जिसमें दानिश और वो साथ खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। अब उसे एहसास हो रहा था कि जाने अनजाने में वो दानिश के साथ नाइंसाफी कर गई है। अरीशा तस्वीरें देखने में महू थी जब खिड़की के बजने की आवाज पर उसने चौंक कर अपने बाएं जानब देखा। वही खूबरू नौजवान लड़का खिड़की के उस पार खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और साथ ही साथ उसे अपने पास बुला रहा था। मुमकिन है कि वो इंसान ना हो, वो भी उसी औरत का भेजा हुआ एक शैतान हो और बस सिर्फ एक हसीन चेहरा लेकर आपके सामने जाहिर हो रहा हो। अरीशा को बेइख्तियार इस्माइल साहब की बात याद आई। उसे देखकर अरीशा के दिल में अजीब सा खौफ सा पैदा हो गया। बेइख्तियार उसके लबों ने हरकत की और उसने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। अरीशा की आवाज इतनी बुलंद थी कि बाआसानी खिड़की तक पहुंच रही थी। उस शख्स की मुस्कुराहट अब गुस्से में तब्दील हो रही थी और कुछ ही पल के बाद वो अपने असल रूप में उसके सामने हाजिर था। काले लिबास में मलबूस वो अपनी सुर्ख अंगारा होती हुई आंखों से गुस्से से उसे घूर रहा था। उसका चेहरा कहीं कहीं से झुलसा हुआ था। अरीशा ने उसे देखकर बमुश्किल अपनी चीख रोकी और लरजते दिल और लड़खड़ाते कदमों के साथ कमरे से निकल गई। अगले दिन हाशिम लंच टाइम के बाद ऑफ लेकर निगत के बताए हुए पते पर पहुंचा। वो जगह शहर से काफी दूर सुनसान इलाके में थी। वहां आबादी तो क्या, दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। बड़े बड़े पुराने पीपल और बरगद के दरख्त जिनकी शराखें करीब ही टूटे फूटे घरों के अंदर तक जा रही थीं। बड़े बड़े दरख्तों के साए में एक बड़ी सी इमारत थी जो काफी पुराने तर्ज की बनी हुई थी। हाशिम सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। ऊपर पहुंचकर एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था जो पहले से ही खुला हुआ था। अंदर से हल्की हल्की किसी के बातें करने की आवाज आ रही थी। हाशिम आसपास निगाह डालता हुआ अंदर की सिमत बढ़ गया। राहदारी अबूर करके हाशिम एक कमरे में पहुंचा जहां कुछ औरतें और मर्द बैठे हुए थे। उनके दरमियान एक बारीक पर्दा हायल था। हाशिम भी अंदर जाकर एक तरफ बैठ गया और अपने अतराफ का जायजा लेने लगा। कमरे में फर्नीचर नाम पर एक तख्त था जिस पर कोई औरत बैठी हुई थी जो ऊपर से नीचे तक काले लिबास में मलबूस थी और एक काले रंग की ही बड़ी सी शाल अच्छी तरह से सर पर ओढ़ रखी थी। तख्त के सामने एक मेज रखी हुई थी जिस पर कुछ किताबें, एक प्याला, गिलास और पानी का जग रखा हुआ था। उसके अलावा कमरे में कोई और साजो सामान मौजूद ना था। हाशिम और उस तख्त पर बैठी औरत के दरमियान भी एक पर्दा हायल था, मगर वो पर्दा इतना बारीक था कि दूसरी तरफ रखे सामान को देख सकता था। बस उस औरत के चेहरे के सवाए क्योंकि उसने शाल इस तरह से ओढ़ रखी थी कि उसका चेहरा सही से वाज़े नहीं हो रहा था। एक एक करके वहां बैठे तमाम लोगों के मसाइल सुनकर उन्हें कुछ तावीज और पानी दे रही थी। वो काफी आहिस्ता आवाज में बातें कर रहे थे। हाशिम उनकी आवाज सुन सकता था, मगर वो क्या बात कर रहे हैं ये समझना थोड़ा मुश्किल था। एक एक करके लोग जाने लगे और कमरा खाली हो गया। अब कमरे में सिर्फ हाशिम और वो औरत मौजूद थे। चूंकि हाशिम सबसे आखिर में आया था, इसलिए उसकी बारी भी आखिर में ही आई। वो अपनी जगह से उठकर थोड़ा आगे बैठ गया। अस्सलामु अलैकुम, हाशिम ने गला खनकारते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, एक नस्वानी आवाज उसके कानों में गूंजी। निगत ने
उसने बता दिया मुझे सब कुछ। उसने हाशिम की बात काटते हुए कहा, जी आपको क्या लगता है कि हुरिया के साथ क्या मसला है? उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाशिम ने बेताबी से पूछा। उसने हाशिम की बात का जवाब देने की बजाय पर्दे के बीच खुले हिस्से में से पानी का गिलास उसकी जानब बढ़ाया। हाशिम ने चौंक कर उसके हाथ को देखा और फिर कुछ झिझकते हुए पानी का गिलास थाम लिया। पानी का एक घूंट लेकर हाशिम ने गिलास फर्श पर ही रख दिया। देखें, आपकी बीवी पर कोई काला करवा रहा है, उसने कहना शुरू किया। ये कैसे हो सकता है? हाशिम तो कुछ और ही सोचकर उनके पास आया था। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसने आहिस्ता से कहा। मगर कौन और क्यों? हाशिम को सदमा लगा। ये तो मैं अभी नहीं बता सकती कि कौन करवा रहा है, मगर इतना जरूर बता सकती हूं कि वो जो भी है आपकी और बीवी के बहुत करीब है और वो आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा करना चाहता है। वो चाहता है कि आप हुरिया को छोड़ दें। उसने एक प्याले से कुछ तावीज निकालते हुए कहा, कौन करवा रहा है? आप बस मुझे नाम बता दें। हाशिम ने नाम पर जोर देते हुए कहा, अभी मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकती। आज रात मुझे पढ़ाई करनी होगी, फिर ही मैं कुछ बता सकूंगी। जब तक सबल कर रहें, किसी पर एतबार मत कीजिएगा। ये जमाना बहुत जालिम है, बस अपना मफाद देखता है। फिलहाल आप ये पानी अपनी बीवी को पिलाएं और ये तावीज उसके गले में डाल दें। इससे उनकी हालत में बेहतरी आएगी और उस शख्स के काले इल्म का जोर कुछ कम हो जाएगा। उसने एक बार फिर पर्दे के बीच खुले हिस्से में से एक पानी की बोतल और कुछ तावीज दिए। शुक्रिया। हाशिम शुक्रिया अदा करता हुआ खड़ा हो गया। आपसे एक बात पूछ सकता हूं? हाशिम ने जाते जाते मुड़कर पूछा। जी, एक लफ्जी जवाब आया। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? मेरा मतलब ये कि आपकी आवाज मुझे जानी पहचानी लगी, हाशिम ने जहन पर जोर देते हुए कहा। मेरा नहीं ख्याल हम पहले कहीं मिले हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज और चेहरे एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद जवाब आया, हो सकता है। अच्छा, एक बार फिर आपका शुक्रिया, अब मैं चलता हूं। हाशिम हल्का सा मुस्कुराया और कमरे से निकल गया। चलो, मैं नहीं सही, कम से कम मेरी आवाज तो तुम्हें याद है। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाते हुए उसने अपने बाएं हाथ की पुष्ट से अपनी आंखों को रगड़ा। अरीशा ने यूनिवर्सिटी से वापसी पर हुरिया की तरफ जाने का इरादा किया। वो जल्द अज जल्द उसे सारी सच्चाई से आगाह करना चाहती थी। अरीशा यूनिवर्सिटी बस से उतरी और हुरिया के घर जाने के लिए रिक्शा रोकने लगी। बस स्टॉप पर खड़े मुसलसल अरीशा को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी की नजरों के हिसार में है। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके दिल में एक अजीब से खौफ ने घर कर लिया। काफी देर की कोशिशों के बाद जब उसे रिक्शा नहीं मिला तो उसने रोड की दूसरी तरफ जाने का फैसला किया। वो रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ ही जा रही थी जब एक वाइट कार तेजी से आई और अरीशा को टक्कर मारकर तेजी से आगे निकल गई। अरीशा रोड के एक साइड पर जाकर गिर गई और उसके सर से खून बहने लगा और आंखों के सामने हर मंजर धुंधलाने लगा। अरीशा के इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होने लगे। कोई एम्बुलेंस को कार करने का कह रहा था तो कोई भीड़ को कम कम करने का कह रहा था। हर तरफ शोर मच चुका था। उसकी आंखों के सामने हर मंजर धुंधला रहा था। आखिर चेहरा जो उस भीड़ में उसने देखा वो उसी नौजवान का था। अरीशा की आंख से एक आंसू निकला और उसका ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। अरीशा को जब होश आया तो वो किसी अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। उसके पास समीना बेगम हाथ में तस्बीह लिए बैठी थी। उनका सर अरीशा के एक हाथ पर टिका हुआ था। अरीशा अपने हाथ पर उनके आंसुओं की नमी को बखूबी महसूस कर सकती थी। अम्मी, उसने आहिस्ता से उन्हें पुकारा। अरीशा, कैसी है मेरी बच्ची? क्या हो गया है तुझे? उन्होंने उसकी एक आवाज पर ही सर उठा लिया। मैं ठीक हूं, अरीशा ने मुस्कुराने की कोशिश की। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। उन्होंने खिला में हाथ उठाए। अच्छा, तू आराम कर, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूं। समीना बेगम उसके माथे पर प्यार किया और बाहर चली गई। अरीशा ने तकिए से टेक लगाते हुए आंखें मूंद लीं। अगली बार किसी को कुछ बताने का सोचा
तो कुछ बोलने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। किसी की खौफनाक गुस्से से भरी आवाज अरीशा के कानों में गूंजी। अरीशा ने चौंक कर आंखें खोली और सहमे हुए अंदाज में अपने इर्द गिर्द देखने लगी। कमरा बिल्कुल खाली था। अरीशा के जिस्म में एक खौफ की लहर सरायत कर गई। हाशिम बेटा तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरीशा का एक्सीडेंट हो गया है, अभी दानिश का फोन आया था, उसने मुझे बताया कि तुम फौरन मुझे अस्पताल लेकर चलो। हाशिम के घर में घुसते ही सबा बेगम ने अरीशा के एक्सीडेंट की खबर दी। आप परेशान नहीं हो, मैं लेकर चलता हूं आपको, इंशाअल्लाह ठीक होगी वो। हाशिम ने उन्हें तसल्ली दी। मैं चादर लेकर आती हूं। सबा बेगम कमरे में चली गईं। हाशिम मैं भी चलूं? हुरिया जो दूर खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी, सबा बेगम के जाने के बाद हाशिम के पास आई। नहीं, तुम अभी घर में ही रुको, तुम जानती हो ममानी को अरीशा घर आ जाएंगी तो तुम मिल लेना, उससे भी अभी तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, हाशिम ने उसे समझाया। हुरिया ने सर असबात में हिला दिया। अच्छा तुम ये रखो, ये तावीज अभी गले में पहन लेना याद से, और ये पानी भी रोज याद से पीती रहना, इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम भी ठीक हो जाओगी। हाशिम ने याद आने पर उसे वो पानी और तावीज दिया जो उस औरत से लेकर आया था। मगर किसने दिया आपको? हुरिया ने शापर पकड़ ली। आकर बताता हूं, अभी देर हो रही है, तुम अम्मी को बाहर भेज दो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं उनका। हाशिम उजलत में कहता हुआ बाहर की जाने बढ़ गया। हुरिया उसकी पुश्त को तकती रह गई। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला और दानिश डॉक्टर के साथ कमरे में दाखिल हुआ। कैसा महसूस कर रही हैं अब आप? डॉक्टर ने खासे खुशगवार लहजे में पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर, अरीशा हल्का सा मुस्कुराई। चले अच्छी बात है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी आप, डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और हाथ में मौजूद फाइल में कुछ लिखने लगा। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना डॉक्टर? हम इन्हें कब तक घर ले जा सकते हैं? दानिश ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अल्लाह ने बहुत करम किया है, हम इनको कल शाम तक छुट्टी दे देंगे, आप इन्हें कल ले जा सकते हैं, डॉक्टर साहब ने धीमे लहजे में कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दानिश मुस्कुराया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज है, ये आप दवाएं लेकर आ जाएं और इन्हें वक्त पर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ये अब मैं चलता हूं, गेट वेल सून। डॉक्टर साहब ने एक पर्चा दानिश को दिया और मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गए। मैं ये दवा लेकर आता हूं। दानिश ने एक नजर अरीशा को देखा और दरवाजे की सिमत कदम बढ़ा दिए। दानिश, अरीशा ने उसे आवाज दी। हाँ, वो जाते जाते रुका। कुछ बात करनी है, 5 मिनट है तुम्हारे पास? अरीशा ने उसकी पुश्त को देखते हुए कहा। चाचू से बात की थी मैंने, फिलहाल घर के हालात को देखकर उनकी भी यही ख्वाहिश है कि शादी मुलतवी कर दी जाए। चाचू का कोई जरूरी काम निकल आया था, इसीलिए वो लोग अमेरिका वापस चले गए हैं। 2 दिन बाद मेरी भी फ्लाइट है, फिर मैं भी चला जाऊंगा। वहां पहुंचकर कुछ वक्त बाद में कोई भी वजह बताकर शादी से इनकार करूंगा। वो रुका। अरीशा ने नजरें उठाकर उसे देखा। तुम परेशान मत हो, तुम पर कोई बात नहीं आएगी, उसने गर्दन मोड़कर कहा। तो मुझे माफ नहीं कर सकते क्या? सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? और अरीशा ने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। अरिश, तुम क्या चाहती हो? एक बार ही बता दो, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? दानिश चौंक कर पीछे मुड़ा और उसे इससे इस बात की उम्मीद नहीं थी। बता दूंगी सब, तुम मुझे कुछ वक्त दो। जानती हूं मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं सब सही करना चाहती हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगे? अरीशा ने उम्मीद से उसे देखा। ठीक है, वो तवक्कुफ से बोला। अरीशा मुस्कुरा दी। एक बड़े से कमरे में एक तख्त डाला हुआ था जिस पर एक बूढ़ा आदमी विराजमान था। साथ ही नीचे उसके कदमों में एक खूबसूरत नौजवान लड़की अदब से नजरें झुकाए बैठी हुई थी। कमरे में नीम तारीकी थी और गहरा सकूत तारी था। कुछ लम्हे बाद बूढ़े शख्स ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, तुम आग से खेल रहे हो निगार। जितना इस काम को तुमने आसान समझ लिया है, ये इतना आसान भी नहीं है। सालों की मेहनत के बाद जाकर कोई इस काम में माहिर होता है, लेकिन तुमने सीखने की अमल बीच में छोड़कर ही काम करना शुरू कर दिया है। तुम्हारी एक गलती तुम्हें तबाह करके रख देगी। वो रुका। तुम्हें यह तो याद है ना कि
कि वो तुम्हारे पास महदूद वक्त तक के लिए है। अगर तुम उस वक्त में अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी तो तुम्हें उसे आजाद करना होगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और एक और बात, जिस आतिशजिन को तुमने काबू में किया है वो बहुत ताकतवर है। अगर वो तुम्हारे आजाद करने से पहले ही आजाद हो गया तो तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। वो उसे बावर करवाने लगा। मेरे अंदर जो आग जल रही है, ये आग उसके आगे कुछ भी नहीं बाबा। मैं इस काम में माहिर होने का इंतजार नहीं कर सकती थी। मैं इन लोगों से अपनी जात का तजलील का हिसाब जरूर लूंगी। मुझे बर्बाद करके वो लोग खुश नहीं रह सकते। मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुकी हूं। बस कुछ फासला तय करना बाकी है, फिर मुझे वो सब हासिल हो जाएगा जिसकी मैंने हमेशा से चाह की थी। निगार ने सर उठाकर जनून खेत लहजे में कहा। फिर भी ध्यान रखना, उन्होंने ताकीद की। जी अब मैं चलती हूं। वो खड़ी होती हुई पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। हाशिम, आई एम राइट। हाशिम अस्पताल की कैंटीन में बैठा दानिश से बातों में मसरूफ था जब एक लड़की उनसे कुछ फासले पर आकर रुकी। निमरा, तुम वाकई ये तुम हो? हाशिम ने खड़े होते हुए बेयकीनी से कहा। हाँ मैं ही हूं, कैसे हो तुम? निमरा उसकी हैरानगी पर मुस्कुराई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम कैसी हो और राहील कैसा है? तुम अचानक यहाँ पाकिस्तान में कैसे? तुम लोग तो दुबई चले गए थे ना? हाशिम ने सवालों की बौछार कर दी। इतने सारे सवाल एक साथ, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। निमरा हंसी। हाशिम भी हंस दिया। ओ सॉरी, मैं अपनी बातों में ही भूल गया। इनसे मिलो निमरा, ये मेरे कजन है दानिश, और दानिश ये मेरी दोस्त हैं निमरा। हम लोग कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक साथ ही पढ़े हैं और इसके बाद ये दुबई चली गई और अब हम मिले हैं। दानिश का ख्याल आते ही उसने दोनों का तारफ करवाया। नाइस टू मीट यू, दानिश ने खड़े होते हुए हाथ मिलाया। सेम टू यू, जवाबन उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बात करो, मैं चलता हूं। दानिश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ गया। बैठो ना तुम, हाशिम ने उसे बैठने का इशारा किया। निमरा मुस्कुराते हुए कुर्सी खींचकर बैठ गई। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? हुरिया ठीक है ना, और शादी हो गई तुम्हारी? निमरा ने बैठते ही सवाल किया। कजन का एक्सीडेंट हो गया था तो बस अम्मी को लेकर आया था यहाँ। हुरिया भी बिल्कुल ठीक है। शादी, हाँ शादी भी हो गई है। वो हल्का सा मुस्कुराया। अल्लाह पाक शिफा दे, आमीन। निमरा ने आहिस्ता से कहा। आमीन। आप बताओ कि तुम यहाँ कैसे? तुम लोग तो दुबई शिफ्ट हो गए थे ना, और राहील कहाँ है? हाशिम ने अपना सवाल दोहराया। दुबई से तो वापस आए हुए तो 1.5 साल होने वाला है, और राहील वो ठीक नहीं है। निमरा ने बुझे हुए लहजे में कहा। क्या मतलब वो ठीक नहीं है? क्या हुआ है उसे? हाशिम यकदम फिक्रमंद हुआ। पता नहीं हाशिम, पिछले 2 सालों से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। शादी के 1 साल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक न जाने क्या हुआ। राहील का सारा बिजनेस तबाह हो गया और वो किसी अजीब किस्म की बीमारी का शिकार हो गया है। किसी को समझ में नहीं आता है कि उसके साथ आखिर मसला क्या है। रिपोर्ट्स के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में उसे देखकर नहीं लगता कि वो ठीक है। डॉक्टर्स को कहा कि उसे कोई पेन किलर दे दें, लेकिन वो कहते हैं कि इसे कुछ नहीं हुआ है, हम कोई दवाई नहीं दे सकते। वो पल पल तकलीफ में मरता है हाशिम। मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जाती। आज भी उसके टेस्ट की रिपोर्ट लेने आई थी। सब कुछ ठीक है और रिपोर्ट क्लियर है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। निमरा ने आंखों का किनारा साफ करते हुए कहा। कोई रूहानी मसला तो नहीं है? हाशिम ने तवक्कुफ के बाद कहा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। किसकी बात पर यकीन करूं? कसम से अब तो थक चुकी हूं मैं, निमरा ने हारे हुए लहजे में कहा। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा वो, तुम परेशान ना हो। अभी कहाँ है? और तुम लोगों ने मुझसे राब्ता कायम क्यों नहीं किया? हाशिम ने शिकवा किया। मेरा मोबाइल खराब हो गया था और फिर नंबर मिस हो गए सबके, और राहील को अपना ही होश नहीं है। अभी भी वो घर पर है, कहीं आने जाने जैसा नहीं रहा अब वो, निमरा दुख से बोली। अच्छा तुम अपना नंबर दे दो मुझसे भी तुम सबके नंबर ही मिस हो गए हैं। और असद से मिली तुम? कोई नंबर वगैरह उसका है तुम्हारे पास? हाशिम ने जेब से मोबाइल निकालते हुए इस्तफसार किया। हाँ नंबर तो है उसका मेरे पास, मगर काफी अरसा से बात नहीं हो सकी है।
पता नहीं अब वो नंबर उसके इस्तेमाल में है भी या नहीं। निम्रा ने पर्स से मोबाइल निकाला। तुम नंबर दे दो, मैं ट्राई करता हूं, हो सकता है कि मिल जाए, हाशिम ने कहा। ठीक है, और वो नंबर लिखवाने लगी। निगार से कोई राब्ता हुआ तुम्हारा? निम्रा ने तवक्कुफ के बाद सवालिया नजरों से उसे देखा। नहीं, उस दिन के बाद से अब तक उससे मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। तुम्हारी बात हुई क्या उससे? हाशिम ने लब खींचे। नहीं, बात तो नहीं हुई। मैं भी आखिरी बार उससे उसी दिन मिली थी। उसके बाद से मैंने भी उसे कहीं नहीं देखा। हाँ, लेकिन उसकी बहन के बारे में सुना है। आजकल वो पाकिस्तान में ही होती है, साइकेट्रिस्ट है शायद वो। निम्रा ने ज़हन पर जोर देते हुए बताया। अच्छा, अगर कोई तुम्हारा राब्ता हो उससे तो बताना मुझे, अभी मैं चलता हूं, हुरिया भी घर पर अकेली है, हाशिम ने खड़े होते हुए कहा। ठीक है, निम्रा ने असबात में सर हिलाया। हाशिम अगली मुलाकात का वादा करके वहां से चला गया।